mechanism of breakdown of food substances by the process of oxidation in the presence and absence of oxygen and release of energy is known as respiration। यानी कि जो आपके फूड सब्सटेंसेज होते हैं उनके ब्रेकडाउन की जो मैकेनिज्म होगी, उनके ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म कौन से प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, रेस्पिरेशन। एक बार और हम डेफिनेशन सुन लेते हैं, उसके बाद बोर्ड से आप नोट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेज बाय द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज respiration। In the respiration, higher food substances are decomposed into lower food substances। यानी कि जो हायर फूड सब्सटेंसेज होंगे वो कम एनर्जी वाले फूड सब्सटेंसेज में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिकम्पोज्ड हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम डेफिनेशन लिखकर, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। आप नोट कर चुके हैं डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बात करने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है वो हम बात करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंसेस होते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, क्या डिफरेंसेस होते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। व्हाट इज एरोबिक respiration? This type of respiration take place in the presence of O2, in the presence of O2। This type of respiration which take place in the presence of O2। और क्या होता है इसमें, इसमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें हो जाता है, डिकम्पोज्ड CO2 और H2O में। तो हम कह सकते हैं इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एंड प्रोडक्ट्स इसमें होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। मोर ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन 38 और 36 ATP, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्या होता है इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मोर ऑफ एनर्जी रिलीज, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसके एग्जाम्पल्स यदि हम देखें, हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स जो होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन किस प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन is take place in the presence of O2, presence of O2। रिएक्शन जो होगी इसमें क्या होगा, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होगा वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है, CO2 प्लस H2, इसमें हो जाएगा। अब इस रिएक्शन से ही आपको क्या पता चल जाएगा, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स इसमें क्या है, CO2 प्लस
H2O। तो हम लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं मोर ऑफ एनर्जी रीड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। मोर ऑफ एनर्जी रिलीज ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 38 और 36 ATP। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट बताऊंगा कि किस प्रकार से 38 और 36 ATP बनते हैं। 2 ATP का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आता है ये हम बताएंगे। ये होती कहाँ पर है, ये रिएक्शन जो एरोबिक रेस्पिरेशन की होती है वो कहाँ पर होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है। हम कह सकते हैं इन दी साइटोप्लाज्म एंड बैक्टीरिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एनिमल्स एरोबिक बैक्टीरिया ETC। नोट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को आप। अब हम चर्चा करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करेंगे, जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर किया था वैसे ही। चलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन this type of respiration is take place in the absence of oxygen. This type of respiration is take place in the absence of O2। मीन्स O2 एब्सेंस होगी। जब O2 एब्सेंस होगी तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। एब्सेंस है O2 की, क्या बनेंगे, यहाँ पर होता है C2H5OH। क्या है ये, एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल इसे बोलते हैं। और क्या बनती है, CO2। क्या बनेगी, CO2। एंड लेस ऑफ एनर्जी लीव अबाउट 2 ATPs। और हम कह सकते हैं 2 ATPs को 56 किलो कैलोरी। देखिए ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्कोहल्स बने, मींस एल्कोहल्स का भी अभी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ऑक्सीडेशन इनका हो सकता है, प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस किया गया है उसका जब ऑक्सीडेशन हो सकता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ से ग्लूकोज का नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन
of food substance, food substances. Incomplete oxidation of food substances, less of energy or release, less of energy, less of energy is released, less of energy is released about 2 ATP. और हमने क्या देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, वहां पर हमने देखा था एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. यहां पर क्या है एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स आर C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एग्जाम्पल्स की यदि बात करें, एग्जाम्पल्स तो जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स, उनमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. अनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे उनमें भी किस प्रकार का होगा, उनमें भी इस प्रकार का ही रेस्पिरेशन होगा. आप नोट कर सकते हैं. इसके बाद में हम बात करेंगे आगे. तो आप नोट कर चुके हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप पढ़ चुके हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड सब्सटेंसेस का, अनारोबिक में इनकम्प्लीट होगा. उसमें मोर ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर लेस ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. उसमें एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होंगे, यहाँ पर क्या होंगे एथिल एल्कोहल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये फंजाइज वगैरह में पाया जाता है, फंगस वगैरह में, जर्मिनेटिक सीड्स में वो कहाँ पर पाया जाएगा, हायर एनिमल्स, एरोबिक बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा. एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज इन दी रेस्पिरेशन. ए स्मॉल टॉपिक वाज प्रेजेंट, दैट नेम इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज? High energy compound which oxidized and release of energy in respiration is known as respiratory substances. दोबारा सुनेंगे, मैं रिपीट करता हूँ. हाई एनर्जी कंपाउंड which released energy and oxidized food substances in the respiration known as respiratory substances. अभी जानेंगे रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज के बारे में. क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं. रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज. हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड which oxidized food substances and release the energy in respiration known as respiratory substances. रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज की प्रायोरिटी की यदि बात करें, किसकी बात करें, प्रायोरिटी की, कि किस प्रकार से प्रायोरिटी. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होंगे, सबसे पहले डाइजेस्ट होंगे या ऑक्सीडाइज्ड होंगे. इसके बाद में फैट्स एंड
थर्ड प्रोटीन। ये क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट वाले ऑक्सीडाइज, सेकंड फैट्स एंड थर्ड प्रोटीन्स। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन respiratory substances are two types, divided in two types. First, floating substances. फर्स्ट कौन से हैं, फ्लोटिंग सब्सटेंसेस। When food substances oxidized by the carbohydrates and fats, फ्लोटिंग सब्सटेंस में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। When food substances oxidized from proteins, यहाँ oxidized from carbohydrate and fats substances। तो आप ये तो लिख ही सकते हैं नॉर्मली कि when food substances oxidized from proteins, नॉर्मल से टॉपिक है। एग्जांपल्स की यदि बात करें कि प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस जो है ये कब होता है, ड्यूरिंग दी स्टारवेशन एंड डिजीजेज, तब जाके ये आपका प्रोटोप्लाज्मिक, जब भुखमरी और बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, आप भूख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, भुखमरी के समय क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कब होगा, कब, जब स्टारवेशन और डिजीजेज का पीरियड चल रहा होगा। यानी कि अब डिजीज हो गई है बॉडी में तो प्रोटीन पचित होना प्रारंभ हो जाती है, ऑक्सीडाइज होना प्रारंभ हो जाती है, और नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नोट करेंगे, आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में, जो कि जहाँ भी रेस्पिरेशन होगा वहाँ पर ही होंगे, वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दी बोर्ड। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपके पास होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आपके पास होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस फर्दर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे आगे, पायरुविक एसिड। यहाँ से एरोबिक और एनएरोबिक पाथवे स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से ये पाथवे जो होते हैं 2 पाथवेज में डिवाइड हो जाते हैं, एक तरफ होता है अनएरोबिक पाथवे, एक तरफ होता है एरोबिक पाथवे। बात करें यदि एरोबिक पाथवेज की, प्रेजेंस ऑफ O2 मीन्स एरोबिक पाथ। देखिए यहाँ पर लिंक रिएक्शन क्या होती है, लिंक रिएक्शन होगी, और लिंक रिएक्शन से पायरुविक एसिड जो है इससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम के हमें मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एसिटाइल
कोएंजाइम ए हमें मिल जाएगा। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल से, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस से आगे हमें क्या मिल जाएगा, आगे हमें प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड मोर ऑफ एनर्जी अबाउट 686 किलो कैलोरी हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये क्या है, एरोबिक पाथवे है। ये क्या है, एरोबिक पाथवे है। अभी बताऊंगा कहाँ पर टेक प्लेस होते हैं, कहाँ पर अकर होते हैं, ये बातें हम अभी करेंगे। अनएरोबिक पाथवे, अनएरोबिक पाथवे में मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो ग्लूकोज होता है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑफ एनर्जी अबाउट 56 किलो कैलोरी। और ये प्रोसेस होता क्या है, इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, इन दी साइटोप्लाज्म। साइट ऑफ रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें, साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल इज ऑल टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, आर ऑल टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात यदि हम करें तो सारी रिएक्शन जो होंगी, ऑल रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होंगी, साइटोप्लाज्म में। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन में एक ऑर्गेनेल्स हमको पढ़ना जरूरी है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करते हैं, ये नोट कीजिए आप विद इन 1 मिनट, नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे साइट ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। Now we are talk about, लगता है कि कोरोना तो नहीं हो गया, छींके आ रही हैं। Now we are talking about site of respiration mitochondria. स्ट्रक्चर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया is a double membranous structure. This outer membrane of mitochondria is called outer membrane, inner membrane is called inner membrane. तो अंदर पाई जाएगी उसे inner membrane बोलेंगे, बाहर की तरफ जो पाई जाएगी उसे outer membrane बोलेंगे। Both membranes of mitochondria are composed by the lipoproteins. Composed by the lipoproteins. Structure की बात कर लेते हैं। इस प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। The space between outer and inner membrane of mitochondria is known as perimitochondrial space.
माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। Inner membrane of mitochondria has a semi-liquid is known as matrix. Is known as matrix. Is known as matrix. Matrix is occupied by the enzymes, coenzymes, ribosomes, oxisomes, etc. The inner membrane of mitochondria have finger-like projection that called cristae. Cristae have the particles known as F1 particles। देखिए जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये क्या है? ये क्रिस्टी है। ये क्या है? क्रिस्टी है। समझे? इस क्रिस्टी पर से पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ऑक्सीसोम्स ही बोल सकते हैं इनको, ऑक्सीसोम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं जिसे हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये होती है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? ये पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं F1 फ्रैगमेंट 1, और ये वाला जो पार्ट होता है बेस वाला इसे हम बोलते हैं F0 फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 0, लेकिन कॉमनली इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल बोल देते हैं। दोबारा से हम जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है आपके राइबोसोम्स, जो कि मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होंगे। क्या है? राइबोसोम्स। एक एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, लिखने आपको स्वयं के होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक बार में क्लियर हो जाएगा यदि आप स्वयं लिखेंगे तो स्टार्टिंग से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। both the membranes of mitochondria are composed by the lipoproteins. The space between outer and inner membrane of mitochondria is known as perimitochondrial space. Inner membrane of mitochondria have a semi-liquid material, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। द मैट्रिक्स occupied by the enzymes, coenzymes क्या होते हैं? कोएंजाइम NADP H+ वगैरह जो होते हैं ये कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम्स वगैरह जो होते हैं। The inner membrane of mitochondria have finger-like projections known as cristae। सिंगुलर इसका क्या होगा? क्रिस्टा। सिंगुलर इसका क्या होगा? क्रिस्टा। समझे? क्रिस्टा होगा, यानी कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होगा उसे हम क्रिस्टा बोलेंगे,
और सभी जो होंगे उनको हम क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स और ऑक्सीजन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एटीपी की फॉर्म में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोवाइड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन एंड ETS, electron transport system, all take place in the mitochondria. So mitochondria is a most important organ of cell. रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप नोट करेंगे। उसके बाद में पॉइंट्स ऐसे ही लिखेंगे। ये दोनों हैं जो दोनों किसकी बनी होती हैं, both the membranes are composed by the lipoprotein. Note down the matter of both. Now we are discuss on mechanism of aerobic respiration. ध्यान देंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस ऑन ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड ETS. The 4 steps are included in the mechanism of aerobic respiration. Mechanism of aerobic respiration. In the mechanism of aerobic respiration, following steps are included. First of all, glycolysis. Second is link reaction. Third is Krebs cycle, and fourth and last is ETS. First of all, we are discussed about glycolysis. The word glycolysis is composed by two words, glycose plus lysis. Glycose means sugar or glucose. And lysis means breakdown. So breakdown of glucose molecules is known as glycolysis. In the process of glycolysis, the one molecule of glucose is converted into two molecules of pyruvic acids and two molecules of pyruvic acid by the 10 following स्टेप्स। 10 स्टेप्स में क्या होता है, पायरुविक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से बनते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड आप ये भी कह सकते हैं द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द एम्बडन, मेयरहोफ एंड पार्सन। सो द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नोन एज EMP पाथवे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लाइकोलाइसिस
Glycolysis is the common pathway of aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Glycolysis cycle. Glycolysis is discovered by Embden, Meyerhoff and Parson. So known as EMP pathway. In the process of glycolysis, one molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid by the 10 following steps. देखेंगे 10 फॉलोइंग स्टेप्स कौन कौन से, एक बार आप नोट करेंगे, जल्दी से क्विकली नोट करेंगे। नोट कर चुके हैं। देखिए, एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। एक ऐसा दौर जहां स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत ही बड़ी विपदाओं का, बहुत बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हिमांशु भाई साहब का जो एक कदम है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे दौर में स्टूडेंट्स के लिए, जो लास्ट क्लासेज के स्टूडेंट्स हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो अब फ्री हो चुके हैं कोचिंग से, स्कूल से, फिर भी उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने मुझसे बोला था कि सर, जो बायोलॉजी के चैप्टर्स बचे हुए हैं या फिर जो रिवाइज कराने हैं, वो सारे हमारे 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमारा भविष्य हैं और स्टूडेंट्स का भविष्य हमारे हाथ में, यानी कि स्टूडेंट्स हमारा भविष्य हैं और हमारा भविष्य किसके हाथ में है? स्टूडेंट्स के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप भी समय ना गंवाते हुए इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहें, नोट करें बार बार रफ में, क्योंकि अभी टाइम जो है बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के लिए। तब तक आप बहुत अच्छी तरह से इनको रिवाइज कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्कोर 12th में कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और मैं एक बार फिर हिमांशु भाई साहब को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान दिया और वीडियोज़ को स्टार्ट किया। तो पढ़ते रहिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल। चलिए, पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।